नमस्कार मित्रों। सीधी सटीक बात डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के साथ इस वीडियो श्रृंखला में अभी तक मैंने हिंदी भाषा के उद्भव, वैदिक संस्कृत से लेकर अपभ्रंश काल यानी 1000 ईस्वी तक, इसके बाद हिंदी भाषा के विकास 1000 ईस्वी से लेकर 2020 ईस्वी तक, और हिंदी के विविध रूप जो भारत में चलते हैं, जैसे राजभाषा के रूप में हिंदी, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, मातृभाषा, राज्य भाषा, इस सब पर चर्चा पिछली वीडियो में मैं कर चुका हूं। आज की इस वीडियो में मैं हिंदी को जो भारत से बाहर विस्तार है उस संबंध में अपनी बात रखने जा रहा हूं, जिसको मैंने शीर्षक दिया है हिंदी का वैश्विक स्वरूप। मित्रों, यह विषय बहुत व्यापक है और इसको मैं दो उद्देश्यों से तैयार कर रहा हूं। एक उद्देश्य तो है कि हिंदी के संबंध में बहुत सी नकारात्मक बातें प्राय सब तरफ सुनने को मिलती हैं कि अब हिंदी को कौन पढ़ता है, अंग्रेजी का बोलबाला है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी की बात हम क्यों करते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों की जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से किस तरह से हिंदी न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर भी पूरी दुनिया में फल फूल रही है, यह सूचनाएं देने के उद्देश्य से यह मैं वीडियो तैयार कर रहा हूं। दूसरा इसका उद्देश्य यह है कि हमारे जो इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का जो पाठ्यक्रम चल रहा है, उसमें दूसरे वर्ष के विद्यार्थी जो चौथे सेमेस्टर पढ़ते हैं, उसमें एक जेनरिक इलेक्टिव GE कोर्स नाम से आजकल हम उसे जानते हैं, उसमें चौथे सेमेस्टर के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में जो एक विषय लगा है हिंदी का, उसमें है हिंदी का वैश्विक स्वरूप। वहां 4 इकाइयों में बहुत व्यापक रूप से इस विषय को रखा गया है और मेरा प्रयास रहेगा कि उन सब विद्यार्थियों के लिए भी मेरी ये वीडियो लाभदायक हो जो इस विषय को पढ़ रहे हैं विभिन्न महाविद्यालयों में। चौथे सेमेस्टर के अंतर्गत हिंदी का वैश्विक स्वरूप शीर्षक इस जेनरिक इलेक्टिव के विद्यार्थियों के हित के लिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा लंबा बनाने का सोचा है और इसलिए मैंने इस वीडियो को 3-4 या अधिक भागों में, एक से अधिक भागों में बांटने की मैंने विचार अपने उसमें रखा है। तो इसमें पहला जो बिंदु है इस पहली इकाई में, वह है वैश्वीकरण का स्वरूप। जैसा मैंने बताया कि हिंदी का वैश्विक स्वरूप, इसमें जो वैश्विक शब्द आया है उस पर हमें बात सबसे पहले करनी चाहिए। वैश्विक जो है विश्व शब्द में एक प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द है, अर्थात विश्व से संबंधित। हिंदी का विश्व भर में जो व्याप्त रूप है वही उसका वैश्विक स्वरूप है। इसके समानांतर 2 और शब्द चलते हैं जो अंग्रेजी के ग्लोबलाइजेशन शब्द के हिंदी पर्याय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अंग्रेजी शब्द है ग्लोबलाइजेशन, हिंदी में इसके लिए एक शब्द है वैश्वीकरण और दूसरा शब्द है भूमंडलीकरण। ये दोनों ही शब्द अपने अपने स्वरूप को बताते हैं, थोड़ा सा अंतर भी है, लेकिन दोनों इस समय एक ही अर्थ में पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि यहाँ इन शब्दों पर भी थोड़ी बात कर ली जाए, क्योंकि हिंदी में जब भी हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम उस शब्द के मूल तक पहुंचे, हम उसमें लगे उपसर्ग या प्रत्यय या संधि या समास को भी समझें, जिससे उस शब्द को ठीक लिखने, ठीक अर्थ समझने में हमें मदद मिलेगी। कई बार हम देखते हैं कि इन सब बातों की जानकारी न होने के कारण हम उस शब्द की वर्तनी को अशुद्ध लिखते हैं। यहां ध्यान दीजिए, वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण, इन दोनों शब्दों में करण प्रत्यय लगा हुआ है। मूल शब्द है विश्व और भूमंडल। विश्व से बना वैश्वीकरण और भूमंडल से बना भूमंडलीकरण। इन दोनों ही शब्दों में करण उपसर्ग होने के कारण जो व और ल में ई की मात्रा है, दीर्घ ई का प्रयोग है, वहां पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ और भी शब्द हैं जिनमें इस तरह का प्रयोग होता है और वहां अशुद्धि पाई जाती है, इसलिए मैं इसकी ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। आजकल एक शब्द प्रचलन में है महिला सशक्तिकरण या नारी सशक्तिकरण। कई जगह मैंने इसका प्रयोग अशुद्ध लिखा हुआ देखा है। वहां सशक्तिकरण लिखा होता है, अर्थात त में ह्रस्वी छोटी की मात्रा लगी होती है। तो मित्रों ध्यान दीजिए, जब भी किसी शब्द के अंत में करण
प्रत्यय का प्रयोग होता है तो उससे पहले दीर्घ ई यानी बड़ी ई का ही प्रयोग होता है। जैसे औद्योगिकरण, उदारीकरण, बाजारीकरण, सशक्तिकरण, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण आदि। तो इन शब्दों के ऊपर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए इनका प्रयोग करते समय, ताकि हम शुद्ध बोलें और शुद्ध लिखें। तो वैश्वीकरण क्या है, इस पर लौटते हैं। तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश की जो सीमाएं हैं, भौगोलिक सीमाएं हैं, उन सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए किसी वस्तु, किसी विचार के संप्रेषण, आदान प्रदान, लेन देन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस वैश्वीकरण को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और विश्व की जो स्थितियां थी उनको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये पहली इकाई का मुख्य बिंदु है। तो वैश्वीकरण क्या है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि हालांकि मेरा मूल जो विषय है वो हिंदी का वैश्विक स्वरूप बताने का है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद धीरे धीरे विश्व में दो प्रमुख महाशक्तियां, अमेरिका और रूस, जिसको हम संक्षेप में रूस कहते हैं, यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, ये दो महाशक्तियां उभरती चली गई और इनके बीच शीत युद्ध चलता रहा। धीरे धीरे इसमें अमेरिका सफल हुआ संयुक्त सोवियत गणराज्य को अलग अलग हिस्सों में बांटने में, तोड़ने में, और इस प्रकार यूएसएसआर यानी कि सोवियत रूस का जो विघटन हुआ, उसके बाद अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा। ये बातें लगभग 8वीं दशाब्द जो है, 8वें लगभग 1980 के बाद से 20वीं शताब्दी के 8वें दशक में ये स्थितियां शुरू हुई। इसके बाद धीरे धीरे जो व्यवस्था अमेरिका में चलती थी, पूंजीवादी व्यवस्था, जिसमें बाजार, जिसमें उद्योग धंधे ये महत्वपूर्ण थे, उसने पूरी दुनिया में अपने पांव पसारने शुरू किए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां तेजी से फलने फूलने लगी। 3 नए शब्दों का प्रचलन सुनाई पड़ने लगा 1980 के दशक में। भारत में भी ये स्थितियां देखने को आई। वे 3 शब्द आपने जरूर सुने होंगे कभी ना कभी: मॉडर्नाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन्हीं को हम हिंदी में बाजारीकरण तो कहते हैं, बाजारवाद को, लेकिन औद्योगिकरण के लिए अंग्रेजी शब्द है इंडस्ट्रियलाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन के लिए हिंदी शब्द है आधुनिकीकरण। लिबरलाइजेशन के लिए हिंदी शब्द है उदारीकरण। और ग्लोबलाइजेशन शब्द के लिए हिंदी में 2 शब्द आए, एक भूमंडलीकरण, दूसरा वैश्वीकरण। धीरे धीरे वैश्वीकरण शब्द ने अपना स्वरूप ज्यादा जमा लिया। ये शब्द ज्यादा प्रयोग में आने लगा। विश्व और भूमंडल, ये 2, ध्यान दीजिए, अवधारणाएं थोड़ी सी भिन्नता लिए हुए हैं, लेकिन मोटे तौर पे इनको एक ही अर्थ में स्वीकार कर लिया गया है। तो वैश्वीकरण एक सतत प्रक्रिया है, कोई नई बात नहीं है, पहले से चली आ रही प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत अगर हम और पीछे जाएं तो अंग्रेजों के समय में जब हमने औद्योगिकरण की शुरुआत देखी थी 7वीं शताब्दी के शुरू में, तब से चल रही है। लेकिन 1980 के दशक से इसकी शुरुआत आगे बढ़ते हुए पूरे विश्व में तेजी से फली फूली और ये एक नई अवधारणा को लेकर आई, जिसे कहा गया ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज को हिंदी में विश्व ग्राम शब्द से व्यक्त किया जाने लगा। और ध्यान दीजिए, हमारे देश में बहुत पहले से संस्कृत काल से एक शब्द, एक वाक्य चला आ रहा है, उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। पूरी वसुधा एक कुटुंब है, एक परिवार है, यह मान्यता चली आ रही थी। और ये विश्वग्राम की मान्यता, जो नई मान्यता है, यह मान्यता उस वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता से बिल्कुल अलग है। ध्यान दीजिएगा, इसमें विश्वग्राम की मान्यता में बाजार है, लाभ है, उद्योग हैं और अपने आप को पूरी दुनिया में फैलाने की इच्छाएं हैं, पूरी दुनिया को कब्जा करने की इच्छाएं हैं। ये विश्वग्राम की अवधारणा है। जबकि वसुधैव कुटुंबकम पूरी वसुधा को परिवार मान करके सब में मेलजोल, भाईचारा बढ़ाने की अवधारणा था, जिसमें आपसी सद्भाव को बढ़ाने की बात थी, जिसमें आपसी प्यार को बढ़ाने की बात थी, एक दूसरे सहयोग की भावना थी। उसमें शोषण नहीं था, उसमें दूसरों को जीतने की बात उतनी नहीं थी जितनी लोगों तक अपनी सद्भाव पहुंचाने की बात थी।
तो विश्वग्राम और वसुधैव कुटुंबकम दो अलग मान्यताएं हैं। फिलहाल हम बात करेंगे वैश्वीकरण पर। तो वैश्वीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने तेजी से पांव पसारे, अर्थात जिनको मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं, जिनका एक से अधिक राष्ट्रों में अपना कारोबार होता है। तो उन्होंने पूरे दुनिया में अपना व्यापार फैलाने के उद्देश्य से तेजी से काम किया। उसके साथ साथ उनकी वहां की भाषा, वहां की संस्कृति भी धीरे धीरे दुनिया की ओर चलने लगी। भारत में भी उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। उससे पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, धीरे धीरे उसमें ये औद्योगिकरण, बाजारीकरण हावी होने लगा और यहीं से इस पूरे के पूरे दौर में बदलाव की शुरुआत हुई। तो वैश्वीकरण में भाषाओं पर भी बहुत प्रभाव हुआ। कुछ भाषाओं को लाभ हुआ, कुछ भाषाओं को हानि हुई। हिंदी को लेकर बहुत चिंताएं व्यक्त की गई कि हिंदी इसमें पिछड़ जाएगी, अंग्रेजी का बोलबाला हो जाएगा। ऐसी आशंकाएं भी 1980 के आसपास व्यक्त की गई। लेकिन पिछले 40 वर्षों में हमने देखा कि स्थितियां हिंदी के पक्ष में बहुत बेहतर हुई हैं। हिंदी भारत से बाहर विश्व में अपना प्रभाव जमाने में सफल हुई है। अनेक उपलब्धियां हिंदी को इस बीच में मिली हैं। उन पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि बातें बहुत सी हैं और इनको एक वीडियो में समेटना संभव नहीं है। तो हिंदी का वैश्विक स्वरूप भाग 1 में आज मैं इतनी ही बातें करूंगा और मैं इसी समय आपको अपनी एक पुस्तक के बारे में बताना चाहूंगा, जिस पुस्तक को मैंने सन 2006 में लिखा था और किताब घर से प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक का शीर्षक भी बहुत आकर्षक है, ग्लोकल हिंदी। जी हाँ, ग्लोबल और लोकल, जो ग्लोबल भी है और लोकल भी है, उस हिंदी को मैंने यहां पर प्रस्तुत किया था। इसलिए उस समय ये शीर्षक भी बहुत आकर्षक लगा था लोगों को और बहुत लोगों ने इसको पूछा था कि ग्लोकल क्या होता है। तो हिंदी लोकल है, स्थानीय है, भारतीय है, लेकिन अब ये ग्लोबल होने जा रही है, विश्व में अपने पांव पसार रही है। इस दोनों चीजों को लेकर के मैंने ग्लोकल हिंदी नाम से ये पुस्तक लिखी थी सन 2006 में। अभी ये बाजार में तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन पुस्तकालयों में जरूर उपलब्ध होगी। इसमें एक लेख मेरा पूरा इस विषय पर है, विश्व में हिंदी के बढ़ते चरण। उसी पर आधारित आगामी वीडियो में मैं कुछ और बातें आपके साथ बांटूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए सीधी सटीक बात डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के साथ। नमस्कार।